हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं दीक्षा सिंह कल आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेके आई थी जो कि थी तंत्र मंत्र, जिसका 1 पार्ट कल हो गया था। आज है 2 पार्ट। हमारे समाज के लोग ऐसी बातों पर बहुत ही जल्दी विश्वास करते हैं जो कि अंधविश्वासी होती हैं। ये घटना बताने का उद्देश्य हमारा सिर्फ आपको सच्चाई से रूबरू कराना है, ना कि किसी धर्म जाति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। जिसमें कि कल आपने देखा था कि सुजाता निसंतान होने के कारण उसके मन में धीरे धीरे अंधविश्वास उत्पन्न होने लगता है। तो जो कि कल स्टोरी देखी थी उसके आगे की है। चलिए देखते हैं आगे स्टोरी क्या है। आसपास के मकानों में ज़्यादातर नज़दीकी गांव से आकर बसने वाले परिवार थे। वे 2-4 सालों के भीतर ही पसरिया में अपने छोटे बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए घर बनाकर रहने आ गए थे। उनमें से कुछ पंडित, कुछ पटेल, 1-2 राठौर परिवार थे। कुछ परिवार की महिलाएं अंगूठा छाप और कुछ 10वीं कुछ 12वीं तक पढ़ी थीं, किंतु इसके बाद विवाह हो जाने के कारण वे आगे न पढ़ सकें। अभी तक यहाँ 16-17 वर्ष में शादी और 20 से 21 वर्ष में गौना कर देने का चलन रहा है। ऐसे परिवारों के बीच सुजाता को कार्यक्रम करवाने के लिए इन महिलाओं से बढ़कर कौन मिलता। ये महिलाएं जो गांव में दिन भर किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहती, यहाँ पसरिया में घर से बाहर कुर्सियाँ डाले दिन भर गाउन पहनकर बतियाती रहती। गाउन पहनना उनके लिए एक आधुनिकता की निशानी है। बस इतना ही फैशन करना आता है इनको। सुजाता का शुरू में तो यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता था, मगर धीरे धीरे उसने अपने आप को साथी महिलाओं के साथ सामूहिक कार्यक्रम में व्यस्त कर लिया। उसे वहाँ रहकर भोपाल याद आता। वहाँ की चमचमाती सड़कों की लॉन्ग ड्राइव, किट्टी पार्टी, बड़े तालाब का नज़ारा, क्लब और आधुनिक सखियों का साथ। शादी के 10 वर्ष बाद सारी शारीरिक जांच के बाद परिणाम से उसे मालूम हो गया था कि वह कभी मां नहीं बन सकती। वह अपने खाली समय को किसी न किसी तरह व्यस्त रखती ताकि खाली दिमाग में कोई खुराफात न पैदा हो जाए। जहां भोपाल में वह किट्टी, क्लब और सोशल वर्क में बिजी रहती, वहीं यहाँ के माहौल में वह पूरी तरह रम गई थी। हाँ, मगर नियम से वह यहाँ के इकलौते ब्यूटी पार्लर में जाना ना भूलती। यहाँ की ब्यूटीशियन से ज़्यादा तो उसे ब्यूटी नॉलेज थी, इसीलिए उससे भी वह तरह तरह के ब्यूटी टिप्स देती रहती। ब्यूटीशियन रमा जबलपुर में अपनी मौसी के घर रहकर 6 महीने का कोर्स कर पसरिया में अपना पार्लर खोलकर बैठ गई थी। यहाँ युवतियाँ थ्रेडिंग और फेशियल खूब करवाती थीं। उसका पार्लर चल रहा था, परंतु सुजाता के आने के बाद रमा को वैक्सीन, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कटिंग के नए तरीके जानने को मिले। वह सुजाता को देखते ही खिल उठती थी। वह सोचती थी कि कितनी उच्च शिक्षित है, मगर स्वभाव से उतनी ही सरल। इधर सुजाता का मन मजार के चक्कर लगाने को मचलने लगा। वह सोचती सारे वैज्ञानिक तरीके अपनाकर देख लिए, कोई परिणाम नहीं मिला। अब इस मजार के चक्कर लगाकर भी देख लूं। जब इस विषय में महेंद्र की राय लेनी चाही तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। शायद उन्होंने भी सुजाता की आंखों में आशा की चमक देख ली। महेंद्र ने कोई जवाब न पाकर सुजाता सोच में पड़ गई। उसने अपने पड़ोसियों से इस विषय में बात करने का मन बना लिया। दूसरे दिन हमेशा की तरह
दोपहर में जब सारी महिलाएं अपने चबूतरे पर प्लास्टिक की कुर्सियां डालकर गप्पों में मशगूल हो गईं, सुजाता ने मजार का जिक्र छेड़ दिया। फिर क्या था, सभी के पास तर्क निकलने शुरू हो गए। मजार इतनी महत्वपूर्ण क्यों? सभी सवर्ण और पिछड़े वर्ग की परिवारों की महिलाओं में वैसे तो पूजा पाठ के नियम में बहुत अंतर था, मगर मजार के विषय में वे सब एकमत हो गईं। लगे हाथ महिलाओं ने सुजाता की दुखती रग पर हाथ रखते हुए उसे भी संतान की मनौती मांगने के लिए 40 दिन मजार का फेरा लगाने का सुझाव दे ही दिया। कुछ का कहना था कि 40 दिन पूरे होने से पहले ही उसकी गोद हरी हो जाएगी। जितने मुंह उतनी बातें सुनकर सुजाता ने तय कर लिया कि वह कल सुबह से ही मजार जाने लगेगी। महेंद्र उसके इस फैसले से खुश तो नहीं था, किंतु उसने उसके विश्वास के साथ फैसला लेने की स्वतंत्र कर दिया। मजार का रास्ता रेलवे के ओवरब्रिज से गुजरकर 2 प्लेटफार्म के बाद है। छोटा सा स्टेशन होने के कारण बहुत सी कम यात्रीगण के फेरे लगते हैं। दिन भर पास के आंचल से कोयला खोदने का कोयला लांद कर गुजरने वाली मालगाड़ियों की ही तांता लगा रहता है, जो ज़्यादातर तीसरे प्लेटफार्म से गुजरती हैं। दूसरे से तीसरे प्लेटफार्म के बीच में ही मजार है, जिसे चारों तरफ से घेर कर ओवरब्रिज की सीढ़ियों से जोड़ दिया गया, जिससे लोगों की मजार में कोई आवाज ही से रेलवे स्टेशन के सुरक्षा प्रबंध का कोई असर नहीं पड़ता है। लोगों का आना जाना एक ओर से लगा ही रहता। जब से यह जगह जिले में परिवर्तित हुई है, तब से भीड़ बढ़ने लगी है और एक बाबा की मौजूदगी भी वहाँ हफ्ते में 3 दिन मजार में, शेष 4 दिन स्टेशन के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा मिलता। कोई कहता कि बाबा मुस्लिम है तो कोई उसके हिंदू होने का दावा करता, मगर बाबा से जात पूछने की हिम्मत किसी में न थी। बाबा से लोग अपनी परेशानियां जरूर बताते, जिन्हें वह अपने तरीके से हल करने के उपाय बताता। बाबा बड़ा होशियार था। वह शाकाहारियों को नारियल तोड़ने और मांसाहारियों को काला मुर्गा काट कर चढ़ाने का उपाय बताता। लोगों के बुलावे पर वह उनके घर जाकर भी झाड़ फूंक करता। जो लोग उसके उपाय करवाने के बाद मन मांगी मुराद पा जाते, वे खुश हो जाते, उसके मुरीद हो जाते। लेकिन जो लोग सारे उपाय अपनाकर भी खाली हाथ रह जाते, वे अपने को ही दोष मानकर चुप रहते। इसीलिए बाबा का धंधा अच्छा चल निकला। सुजाता सुबह के समय जब घर से निकली, उस समय जाड़े के मौसम के कारण कोहरा छाया हुआ था। वह तेज से कदमों से स्टेशन की ओर निकल गई। उसके घर और स्टेशन के बीच 1 किलोमीटर का फासला था। अभी मजार में अगरबत्ती सुलगाकर पलटी ही थी कि बाबा से सामना हो गया। उसने प्रणाम करने को झुकना चाहा, पर उसकी मनसा भांपकर बाबा 2 कदम पीछे हट गया। मेरे नहीं, इसके पैर पकड़ो, वह जो इसमें समाया है, उसने उंगली से मजार की तरफ इशारा करते हुए कहा। जिस मनसा से यहाँ आई हो वह जरूर पूरी होगी, बस अपने मन में कोई शंका न रखना। दोस्तों, इसका तीसरा पार्ट हम कल सुनाते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
थैंक यू।